हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जोर जुल्म की टक्कर में संग का चूर चूर हो जाएगा। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में। रोड पर हूँ, यहाँ पर 30 से शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे। लगातार इनका जोश बढ़ जा रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, इनका जोश भी बढ़ रहा है। हमारे साथ इनके साथी हैं जो हमसे कौन टकराने वाला आपसे? मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो हमसे टकरा रही है, हमारी अपेक्षाओं, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वास पर आघात कर रही है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग चाणक्य के वंशज हैं, हम लोग त्याग और समर्पण में और राष्ट्रभक्ति में विश्वास रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, परिवार हमारे भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, ज़रूरत हमारी भी हैं, आवश्यकताएं हमारी भी हैं। पेंशन आपने 2005 के बाद बंद कर दी। आप मुझे ये बताइए, हम बड़ा सम्मान करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का, हम उनको मानते हैं, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर क्षितिज पर छाए हुए नेता थे। लेकिन 2004 में हमारी पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है, हमारी लाचारी, हमारी असहायता में हमारी सहायता करती है। सर, आप पेंशन की बात करें, हमारी पेंशन बंद होगी, लेकिन ऐसे गांव जहां पर स्कूलें ही खत्म कर दी है, उनके बारे में तो बताइए। सारी बातें हैं। देखिए, वर्तमान जो एजुकेशन पॉलिसी है, इस एनईपी जो है, इस एनईपी के अंदर सरकार ने जो भी पॉलिसी, जितने जिस तरीके सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया है, सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट करनी छात्रों को, उसके लिए ना सरकार किसी महाविद्यालय को अनुदान दे रही है, ना किसी महाविद्यालय में कोई शिक्षक है, और केवल एंड केवल वहाँ पर एक फर्जीफिकेशन हो रहा है। 200 400 रुपये में बच्चे सर्टिफिकेट ला के कॉलेजों में जमा कर रहे हैं, और उनका एनईपी का जो है, एनईपी के तहत जो आपका स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स है, उसकी खाना पूर्ति हो रही है। केवल अभी जो है, जिस तरीके से एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म हुआ, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है जून में एग्ज़ाम खत्म होते हैं, और जुलाई में, अगस्त के पहले हफ्ते से दूसरा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। मुश्किल से 1 महीना भी क्लास नहीं चली है दूसरे सेमेस्टर की। इस तरीके से सरकार जो है केवल एंड केवल छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ, क्योंकि उसका यही उद्देश्य है कि कोई भी आदमी ऐसी स्थिति में ना हो उसको जेब देना पड़े। इसलिए किसी से कहते हैं कि पार्ट 1 करके तू अपनी डिग्री ले जा, किसी से कहती कोई डिप्लोमा ले दूँ। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है। आपसे मेरा एक सवाल है कि सरकार लगातार स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है ना, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये शिक्षा एक विनाश की ओर चलती चली जाएगी। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पे जाने पे सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेगी, क्योंकि उसे बजट नहीं देना पड़ेगा, और प्राइवेटाइजेशन जाने पर जो है, जो उसके बाद में शिक्षा का जो अवमूल्यन होगा, जो डिग्रेडेशन होगा, उसके लिए जो जिम्मेदार है सरकार ही कही जाएगी पूरी। और उसके पीछे जो एक बिजनेस पॉलिसी जो डेवलप होगी, जो नई तानाशाही के फॉर्म में आएगी, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन में जाएगी शिक्षा तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही कराएगा, फीस महंगी होगी, और आम आदमी के जो एक एक्सेप्टेबल चीज़ होती है फीस बियर करना, वो नहीं हो पाएगी, तो उसको उस प्रकार की शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। और एक प्राइवेटाइजेशन होने पे जो है, मान्यवर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा सरकार ने तैयार किया है, उससे भारतीय शिक्षा का समूल नाश हो चुका है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, यानी कि बच्चा कितनी भी बार एडमिशन ले सकता है। बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 के बाद वो कोई भी काम कर सकता है, और 2 साल बाद चाहे तो फिर बीए पार्ट 1 या तो कंटिन्यू कर सकता है। आपने कभी सुना कि आज सरकार ने एक छात्र को 9 साल का समय दे रखा है कि आप 9 साल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं? तो आप नहीं समझते कि ये शिक्षा का मजाक है? और चूंकि सरकार को बच्चों को रोजगार न देना पड़े, बच्चे कल को शिक्षित हो करके और सड़कों पर सरकार से रोजगार की आकांक्षा न करें। सर, जो सरकार आई है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे नहीं आई है, धर्म के नाम पर आई है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पहली बार जो वोट दिया है जनता ने, वो रोजगार के नाम पर दिया था, और इसलिए देता कि सरकार की जो जनता सरकार तो कह रही धर्म के नाम पर आई। नहीं, महंगाई और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपनी रैलियों में हर जगह कहा कि भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार में महंगाई घटी, बेरोजगारी हटी। जनता ने कहा नहीं हटी,
और उन्होंने जनता को ये ढाढ़स बंधाया कि अगर आप हमको वोट देंगे और हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी को हम समाप्त करेंगे। लेकिन ये सदी की सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी शासनकाल में हुई है तो वो मोदी शासन में हुई है। 2018-19 में फिर सरकार आई ना, वो तो 2014 की बात थी जी। क्या दूसरी बार भी संसद में आ गए? देखिए, एक बार जब ये अपने मुद्दों को पूरा नहीं कर पाते तो मुद्दों को हटाने के लिए ये धर्म की आड़ लेते हैं, और धर्म इनका मुद्दों को हटाने का एक बहाना है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आप ये मूल मुद्दे हैं। और प्रदूषण, मूल मुद्दों पर सरकार का कतई ध्यान नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी कॉमरेड अमरजीत कौर ने भी इस ओर इंगित किया है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा भारत 102वीं रैंक से आज 125वीं रैंक तक आकर के नीचे आ गया है। पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा खुशहाली है। आप कल्पना कर सकते हैं जिस पाकिस्तान को, तो क्या आपको लगता है श्रीलंका जैसे भारत में हालत हो सकते हैं? निश्चित हम अगर अभी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसी तरह पूंजीपतियों के कर्जे माफ होते रहे तो वो दिन दूर नहीं हैं। हमको देने को तनख्वाहें नहीं हैं, पेंशन नहीं है। अग्निवीर योजना में जवानों और युवाओं के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये जो अग्निवीर योजना है ये केवल एंड केवल युवाओं को जो है भटकाने का एक रास्ता है। युवा जो जिसको अपना 20-30 साल नौकरी करने की मिलती थी, 4 साल नौकरी करके वो क्या करेगा? सरकार ये कह रही है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं, कम से कम 4 साल तो कम से कम नौकरी करेगा, उसके बाद 10-15 लाख 4 साल, ना तो 4 साल की नौकरी से किसी का भला हो रहा और ना 10 लाख रुपए से किसी की बिजनेस शुरू हो रही। ये सिर्फ एंड सिर्फ जो है आपका यूथ है उसको एक भटकाने का, उसके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने का है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप जो कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, भारत को किसानों का देश सरकार मानती है, आप मानते हैं, लेकिन ये वो सरकार है जो आटे पर जीएसटी लगा रही है, जो घी, मक्खन, पनीर, आटा, दही जैसी मूलभूत किसानों की द्वारा उपजाई गई चीजों पर ये टैक्स लगा रही है और आम जनता से टैक्स वसूल रही है। और जो पैसा हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार को देते हैं वो पूंजीपतियों को लुटाने के लिए ये सरकार दे रही है। आपके पास इस बात का जवाब है कि नीरव मोदी किसके शासनकाल में भागा? सब बीजेपी के में। विजय माल्या किसके शासनकाल में भागा? मेहुल चौकसी किसके शासनकाल में भागा? और 4 वर्षों के शासनकाल में बीजेपी के गौतम अडानी की जो इनकम है वो 481% बढ़ी है। तो उन पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ रही है और हम जो प्रबुद्ध वर्ग हैं देश के, आज हम पेंशन के लिए सड़कों पर यहाँ आ रहे हैं। और हम ये भी तो एक आरोप लगा रही है कि जो धन है वो खत्म हो रहा है, पैसा नहीं है फंड में, कैसे दे? पेंशन की बात आ रही है, हमारा मुख्य मुद्दा भी पहले नंबर पे पेंशन का है। पुरानी पेंशन बहाल करो। और आप पेंशन जो है सांसदों को, मंत्रियों को, नेताओं को, इनको तो पेंशन है आपके पास में, उनके पास बजट का पूरा भंडार है और वो लोग उस केस में क्या हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, पक्ष विपक्ष, वहाँ सब भूल जाते हैं। अपने वेतन बढ़वाने हो, पेंशन ज़्यादा बढ़वानी हो तो वहाँ मेज थपथपा के एक हो जाते हैं और मुद्दा के आम जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग अलग पार्टी के वजह से अपना वो उल्लू सीधा करते हैं। तो ये जो मुख्य मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन बहाली का है वो बहाल होनी चाहिए, क्योंकि उस अगर आप नौकरी में है, अगर उसने कोई सेवा की है नौकरी में रह के सरकार की, तो उसको पेंशन मिलनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि नई पेंशन के बेस पे जब उसके ही खाते से कट रही है सैलरी से और वो पैसा लगा हुआ शेयर मार्केट में डूब गया आपका पैसा, आपको मिली जाके आज की तारीख में जितना पैसा कट रहा है उसका मंथली, उतनी पेंशन उसको 30 साल की नौकरी के बाद नहीं मिली। तो आप खुद ही समझ लीजिए जो आप पैसा आपका कटा और उतना ही पैसा उतना वहाँ मिला भी नहीं पेंशन में, तो आप उससे कैसे अपनी बाकी ज़िंदगी को कैसे सर्वाइव करेंगे? इसलिए हमारा पहला मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है शिक्षक होने के नाते। बाकी मुद्दे जो है जो आपने भी यहाँ डिस्कस किए, जो पेंशन से
कोई भी आर्थिक जो सरकार ये कहती है कि इससे हमारे पास आर्थिक भार बढ़ेगा, पेंशन देने से कोई आर्थिक भार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा जो उसमें कटौती होती है वो हमारे ही वेतन में से लिया जाता है। उसका अंश हमको उसमें उसके गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, उसके एवज में हमको रिटर्न करती है। उससे किसी भी प्रकार का भार नहीं पड़ेगा। टोटल अगर जितना एक्सपेंस लगा लें उसका मात्र जो पहले भी जो जाता था वो 2% ही जाता था, उससे अधिक नहीं जाएगा। ये केवल, और जो इस वक्त जो पेंशन स्कीम चल रही है वो एक्चुअली पेंशन स्कीम है ही नहीं, वो एन्युटी है। वो उसे कहती है गवर्नमेंट, पेंशन का नाम दे रखा है, पर वो एक्चुअली में एन्युटी है। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि हमको कितना पैसा हमें रिटायरमेंट में मिलेगा। तो इस तरह से जो सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन से सरकार को सेवा देगा, उसको अंत समय में क्या मिलेगा, उसका भविष्य अंधकार में कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति से आप जो सर्विस कराएंगे पूरे जीवन में, तो वो किस प्रकार से सेवाएं देगा जब उसका खुद का ही भविष्य उसका अनिश्चितता में है। तो ये समाप्त होना चाहिए, और जो नई पेंशन व्यवस्था है उसे ख़त्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। 2-3 राज्यों ने इस संबंध में कदम उठाए हैं, उनका उदाहरण लेकर के अन्य राज्यों में भी उसे लागू करना चाहिए। सर, आपसे एक बार फिर से मैं सवाल कर रहा हूँ कि बहुत लोग और सरकार के नुमाइंदे भी आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से स्कूलों में बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, किस तरह से बच्चे पढ़ाएंगे। जो सरकारी टीचर हैं वो टाइम पर स्कूल नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हम लोग सभी यहाँ डिग्री कॉलेजेस से हैं, यूनिवर्सिटीज़ से हैं। हम लोग डेली कॉलेजेस जा रहे हैं, डेली यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस हो रही हैं, कॉलेजेस में क्लासेस हो रही हैं। लेकिन जितना प्राइवेटाइजेशन किया और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कॉमर्शलाइजेशन हमारे देश में देखने को मिल रहा है, निजीकरण के बाद जो हमारे अनुभव हैं वो बड़े कटु हैं। ऐसे कॉलेजों को विश्वविद्यालय एफिलिएशंस दे देते हैं, जहां केवल 2 कमरे हैं उनको एफिलिएशन मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अभाव हैं। शिक्षकों का अपॉइंटमेंट मानकों के आधार पर नहीं होता है, और जब शिक्षक मानक के आधार पर नहीं होगा और शिक्षक को 4-4 हज़ार रुपए की सैलरी दी जाएगी, उनसे साइन कराए जा रहे हैं 20,000, 30,000, 50,000 की सैलरी पर, लेकिन जब उनको पैसा मिलता है तो वो 5,000 रुपया या 8,000 रुपये की सैलरी। अब 8,000 रुपये की सैलरी प्राप्त करने वाला शिक्षक, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि क्या वो विद्यार्थियों के साथ न्याय करेगा? इतना आप मुझे बता दीजिए। तो निजीकरण के नाम पर व्यवसायीकरण का नंगा नाच हो रहा है, खुला तांडव हो रहा है, और शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।